जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के प्राइवेट फर्म ने भारतीय वायुसेना के पिचौरा सिस्टम्स को किया अपग्रेड। भारत में बनेंगे इजराइल के पल्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स। भारत और जर्मनी के बीच मार्च के अंत तक साइन होगी सबमरीन की एक मेजर डील। करेंट सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन्स के साथ दिखी कुछ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रिफाइनरी ने सप्लाई किए थे भारतीय सेना को स्मोकलेस फ्यूल। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इस साल की जो रिपब्लिक डे परेड थी, तो इस दौरान कई ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट थे जो कि पहली बार सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले किए गए थे। और उसी में से एक था इजरायली ओरिजिन का पल्स लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे आर्मी डे के दौरान भी डिस्प्ले किया गया था। तो इसी के बारे में जानकारी देते हुए इस सिस्टम को बनाने वाली इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम की तरफ से बताया गया है कि ये पहली बार है जब ये पल्स लॉन्चर्स एक फुल लॉन्ग रेंज फायर कैपेबिलिटी के हिस्से के तौर पर भारत को डिलीवर किए जा रहे हैं। भारतीय सेना की सर्विस में इसके जो वेरिएंट इंडक्ट किए जा रहे हैं, तो उसका नाम होगा सूर्य अस्त्र, और जिन्हें मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत भारत की लोकल इंडस्ट्रीज की पार्टनरशिप के साथ ही भारत में बनाया जा रहा है। और इन लॉन्चर प्लेटफॉर्म्स का भारत में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो एक लोकल प्राइम कॉन्ट्रैक्टर कर रही है। वहीं एल्बिट सिस्टम की भूमिका है इस सिस्टम के इंटीग्रेशन, इसके फायर कंट्रोल और एडवांस्ड म्यूनिशंस को सप्लाई करने में। और भारत में बने इसके वेरिएंट का नाम रखा गया है सूर्य अस्त्र। हालांकि स्वदेशी कंटेंट की मात्रा कितनी परसेंटेज में है तो इसको कहीं भी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर बताया गया कि इसका जो इनिशियल इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी साइन हो चुका है, जिसमें 2 लॉन्चर्स, स्पेयर पार्ट्स, म्यूनिशंस और एक कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट पैकेज डिलीवर किया जाना शामिल है। और आने वाले कुछ महीनों में सिस्टम की लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, और अगर इसके ट्रायल्स सफल होते हैं तो फिर रेजिमेंट लेवल पर आगे के कॉन्ट्रैक्ट मिलने की भी संभावना है, यानी कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। और अगर अपने फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशंस में लॉन्चर्स ऑपरेशनल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं तो फिर भारत के मार्केट में ये और भी एक्सपेंड हो सकते हैं। बाकी आर्मी डे में जो लॉन्चर हैं ये 2 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑप्शंस के साथ डिस्प्ले किए गए थे, जिसमें से एक है एक्स्ट्रा प्रिसिशन गाइडेड रॉकेट और दूसरा है प्रीडेटर हॉक मिसाइल्स। और ये दोनों ऑप्शंस मिलकर 10 किलोमीटर से कई 100 किलोमीटर्स तक की इंगेजमेंट रेंज प्रोवाइड करते हैं। बाकी ये एक मॉड्यूलर आर्टिलरी रॉकेट लॉन्चर है जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म से मल्टीपल टाइप्स के म्यूनिशंस को फायर करने में सक्षम है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु बेस्ड फर्म अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के पिचौरा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के मेजर अपग्रेड को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। और इस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत इस पुराने मिलिट्री हार्डवेयर को स्वदेशी कैपेबिलिटी के साथ मॉडर्नाइज किया गया है। और अब जो ये अपग्रेडेड पिचौरा सिस्टम है ये फुली डिजिटाइज्ड है और भारत के एयर डिफेंस पोस्चर को और मजबूत करेगा। और ये भी कहा गया कि भारत के मिशन सुदर्शन चक्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसके अपग्रेड के हिस्से के तौर पर इसमें नए ट्रांसमीटर को शामिल किया गया है। मिसाइल के ट्रैकिंग रडार सिस्टम का डिजिटाइजेशन कंप्लीट किया गया है। अत्याधुनिक डिस्प्ले, डेटा कलेक्शन और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा एक नया कैबिन दिया गया है। मिसाइल सिस्टम के कई सारे मैकेनिकल सिस्टम्स को रिफर्बिश या फिर रिप्लेस किया गया है। और इसको ऑपरेट करने के लिए अब कैबिन क्रू की संख्या को भी कम किया जा सकता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए अल्फा डिजाइन में पिचौरा अपग्रेड प्रोग्राम के प्रोग्राम डायरेक्टर विंग कमांडर विशाल आनंद रिटायर्ड, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो पहले फुली अपग्रेडेड सिस्टम्स के फायरिंग यूजर ट्रायल्स हैं तो उन्हें पिछले साल 6 नवंबर से 26 दिसंबर के बीच में पोखरन रेंजेस में सफलतापूर्वक कंडक्ट किया जा चुका है। और फील्ड कंडीशंस के तहत इन ट्रायल्स ने डिजिटाइज सिस्टम्स के ऑपरेशन रेडीनेस को डेमोन्स्ट्रेट किया था। और कंपनी ऑफिशियल का ये भी कहना है कि हम भारत की पहली कंपनी बने हैं जिन्होंने इस विंटेज रशियन ओरिजिन के वेपन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया है। और भारत की पहली प्राइवेट फर्म भी बने जिन्होंने सफलतापूर्वक सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चेस कंडक्ट किए हैं। और आसान से शब्दों में आपको समझा दें कि जो एक कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के अपग्रेड में एक फुली डिजिटाइजेशन को कंप्लीट किया गया है, तो उसका सीधा सा मतलब बस ये है कि इसके जो पुराने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थे तो उन्हें मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर और सिस्टम से रिप्लेस किया गया है। यानी कि जो इसके रडार हैं, ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, वो अब डिजिटल हो चुके हैं, जिससे टारगेट को और भी तेजी से और बेहद ही प्रिसाइज तरीके से डिटेक्ट और ट्रैक करने की इसकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। भारत की सोलर इंडस्ट्रीज को उनके इंटरनेशनल कस्टमर से डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई करने के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं, जिसकी वैल्यू है 830 करोड़ रुपीस। और ये सिस्टम्स 4 वर्षों के टाइम पीरियड में डिलीवर किए जाएंगे। हालांकि इस बात को रिवील नहीं किया गया है कि वो कौन से देश हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स दिए हैं, और न ही इस बात को खुलासा किया गया है कि किस तरह के डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई किए जाएंगे। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो सोलर इंडस्ट्रीज है वो कई अलग अलग टाइप के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बनाती है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारत जर्मनी के साथ इस साल मार्च के अंत तक नई सबमरीन्स की डील को साइन करने के लिए तैयार है।
जिसकी वैल्यू होगी लगभग $10 बिलियन। और इस डील के हिस्से के तौर पर जो जर्मन फर्म थाइसन-करप मरीन सिस्टम है वो अपने इंडियन पार्टनर मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड के साथ भारत में स्वदेशी तौर पर 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाएगी जो कि AIP टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगे। और इसके तहत जो 6 एडवांस सबमरीन्स बननी है तो वो 3000 टन तक की डिस्प्लेसमेंट वाली होंगी और वो अपने साथ 18 हैवी वेट टॉर्पेडोज और कम से कम 12 क्रूज मिसाइल्स को भी कैरी करने में सक्षम होगी। और ऐसे भी उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट 75I के तहत जो सबमरीन्स डिज़ाइन होंगी तो उसका नया डिज़ाइन भारत के आगे के सबमरीन प्रोग्राम्स जैसे कि प्रोजेक्ट 76 तो उसकी डिज़ाइनिंग में भी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। जम्मू कश्मीर के कैरन सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन्स स्पॉट हुए, फिर जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी फायर किया गया था, जिसके बाद वो सारे ड्रोन्स वापस से पाकिस्तान की तरफ चले गए थे और इस दौरान किसी भी तरह के डैमेज की रिपोर्ट नहीं है। बाकी आर्मी की तरफ से कहा गया है कि सिचुएशन पर वे करीब से नज़र रखे हुए हैं और इस एरिया पर सर्विलियंस को और भी इंटेंस कर दिया गया है। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि कल रात को कैरन सेक्टर पर ही कुछ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी स्पॉट किया गया था और इंडियन आर्म फोर्सेस ओवरऑल एयर स्पेस को मॉनिटर कर रही हैं और जिसे एक रूटीन थिंग बताया गया है। वहीं इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक मेजर एंटी टेरर ऑपरेशन भी चल रहा है जहां पे पाकिस्तान बेस्ड सुअरों के संगठन जैश के कम से कम 3 सुअरों के होने की रिपोर्ट्स हैं और उनको जल्द ही ट्रैक डाउन करके हुरिफाइड किया जाएगा। और जिस जगह पर यह ऑपरेशन चल रहा है तो उस एरिया के 6 किलोमीटर के रेडियस पर जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं वो टेम्प्रेरी बेसिस पर सस्पेंड की गई हैं ताकि इस ऑनगोइंग ऑपरेशन के दौरान एंटी नेशनल एलिमेंट्स इसका मिसयूज ना कर पाएं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि HAL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर श्री रवि कोटा को चुना गया है जो कि इस वर्ष मई के महीने से HAL के प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। और द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक श्री रवि कोटा उन्हें डिफेंस सर्किल्स के अंदर LCA मैन के नाम से जाना जाता है और इससे पहले वे HAL के LCA डिवीज़न के GM भी रह चुके हैं जो कि भारतीय वायुसेना की सर्विस में LCA तेजस फ्लीट के ऑपरेशनलाइजेशन के लिए जिम्मेदार थे और इन्होंने 83 तेजस मार्क 1 वाले कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने वाली टीम को भी लीड किया है। और उम्मीद की जा रही है कि HAL के नए प्रमुख के कार्यकाल के समय जो तेजस फाइटर्स की डिलीवरी है वो फास्ट ट्रैक हो पाएगी। और जबकि द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इनके टेक ओवर से पहले जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है यानी कि BCG तो वो भारतीय रक्षा मंत्रालय को एक रिपोर्ट हैंडओवर करेगा जिसमें बताया गया कि HAL को एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कैसे बदला जा सकता है और जो रिपोर्ट है ये 31 मार्च तक सबमिट होने की संभावना है। गुवाहाटी रिफाइनरी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्म फोर्सेस को एक्सक्लूसिवली 19,000 मैट्रिक टन तक का स्मोकलेस फ्यूल सप्लाई किया था। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जो गुवाहाटी रिफाइनरी है वो भारत की पहली पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी है और जिसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओन करती है। और अब रही बात इनके द्वारा सप्लाई किए गए स्मोकलेस फ्यूल की जो कि है लो सल्फर लो एरोमेटिक्स SKO, शॉर्ट फॉर्म में LSLA SKO। तो जो गुवाहाटी रिफाइनरी है वो इस पर्टिकुलर फ्यूल को प्रोड्यूस करने वाली भारत की चुनिंदा यूनिट्स में से एक है। और PTI न्यूज एजेंसी के साथ इंटरेक्शन में गुवाहाटी रिफाइनरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सुनील कांते की तरफ से बताया गया है कि भारतीय सेना ने हमसे कुछ समय पहले रिक्वेस्ट करी थी कि एक ऐसा स्पेशल फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाए जो कि स्मोक एमिट ना करता हो और भारतीय सेना इसका इस्तेमाल एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में हमारे सोल्जर्स को वार्म रखने के लिए करना चाह रही थी। और वैसे तो आमतौर पर सभी टाइप के जो फ्यूल हैं वो जब जलते हैं तो धुआं निकलता ही है, लेकिन उनकी तरफ से बताया गया कि गुवाहाटी रिफाइनरी की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है तो उन्होंने इस खास LSLA SKO फ्यूल को विकसित किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गुवाहाटी रिफाइनरी एकमात्र यूनिट थी जिसने इस खास फ्यूल को रिकॉर्ड टाइम पीरियड में डिलीवर किया था और इन्हें कोल्ड बॉर्डर एरियाज पर आर्मी के बेसिस पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। बाकी जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा फ्यूल है जिसको जलाने पर स्मोक नहीं निकलता है, तो ये हमारे सोल्जर्स को बिना उनकी ऑपरेशन सीक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ किए वार्म रखने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि अगर धुआं निकल रहा है तो जो धुआं है वो हमारे ट्रूप्स की लोकेशन को रिवील कर सकता है, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड और बॉर्डर एरियाज पर। और इसी वजह से कन्वेंशनल फ्यूल्स को ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना काफ़ी रिस्की रहता है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि पूर्वी दिल्ली में लोगों को फंसाने के लिए एक फर्जी IB ऑफिसर बन के घूम रहा था और किसी अपराध से संबंधित एक मामले में भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद से ही यह फरार भी था। और जो आरोपी है उसका नाम है विमल भट्ट उर्फ सोनू, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है और इसे 29 जनवरी को पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया से गिरफ्तार किया गया था। और पुलिस ने इसके पास से फेक IB आइडेंटिटी कार्ड, IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक वॉकी टॉकी, पुलिस स्टाइल एक्सेसरीज, सायरन, एक लाउड हेलर और कुछ और अन्य फर्जी आइडेंटिटी कार्ड को भी रिकवर किया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2003 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायब सूबेदार अजमेर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।
आज के दिन 1974 में 6 असम राइफल्स के लांस नायक चैम बहादुर गुरुंग और 1992 में 7 असम राइफल्स के राइफलमैन कनक चंद्र दास ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की कौन सी कमांड स्पेस बेस्ड मिलिट्री एसेट्स को हैंडल करती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।